और कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल वाइल्ड येलो क्रोकर का एक बैच आने वाला है। क्लाइंट ने पहले से ही 2 लाख क्वांटिटी में बुक कर लिया है। मार्केट में लोग चुपके से बातें करने लगे थे, कह रहे थे कि मेरे अंकल की स्टॉल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनकी पुरानी कूलिंग मशीन्स लगातार खराब हो रही है। मछलियों के मरने की रेट 15% तक बढ़ गई है। कई रेगुलर कस्टमर्स ने अब मेरी तरफ आना शुरू कर दिया है। शाओलिन ने आखिरी बैच को ऑर्गेनाइज करना खत्म किया और एक्साइटेड होकर कहा, बॉस इस महीने हमें 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। मैंने अकाउंट बुक में नंबर्स देखे और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। 5 लाख कुछ भी नहीं है मेरे अंकल के गोल्डन डेज के मुकाबले, लेकिन मेरे लिए ये पहली फॉर्चून है जो सच में मेरी है। देर रात मैंने कोल्ड स्टोरेज बंद किया और मैं आराम करने के लिए जाने वाला था। जब मैं अपने अंकल की स्टॉल के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि वो अभी भी काम कर रहे हैं। कूलिंग मशीन नंबर 3 को ठीक करने की कोशिश कर रहे। उनके मूवमेंट्स अजीब थे। जाहिर तौर पर उन्हें उन सर्किट्स और पार्ट्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से देखता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने अपना मुंह मोड़ा और चला गया। मेरे कोल्ड स्टोरेज की डेली फ्लो जब 1,50,000 पर स्टेबल हो गई तो मेरे अंकल ने प्राइस वॉर शुरू कर दी। अगली सुबह मार्केट में अचानक ये खबर फैल गई, मेरे अंकल की स्टॉल पर सारे सी फूड्स 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, एक लॉस पर लिक्विडेशन। कई रिटेलर्स को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत अपनी पोजीशन पर भाग जाते हैं। तभी शाओलिन मुझसे आकर पूछता है, बॉस क्या हमें भी कीमतें कम कर देनी चाहिए? जिस पर मैं उसे मना कर देता हूँ। असल में मैं जानता हूँ कि मेरे चाचा क्या कर रहे हैं। वो मुझे प्राइस वॉर में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे मैं कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाऊं और या तो मेरा नुकसान हो या फिर मेरे कस्टमर्स चले जाएं। पर वो एक बात भूल गए, मेरा कॉस्ट उनसे 10% कम है और मेरी सप्लाई भी ज्यादा स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, मुझे उनसे कीमतों में कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाओलिन को कुछ थर्मल बॉक्सेस और रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी व्हीकल्स खरीदने के लिए कहता हूँ। मैं अपनी सर्विस को बेहतर बनाने वाला हूँ। अब मैं हाई एंड रूट पर जाऊंगा जिसमें 0 मोर्टेलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी होगी। शाओलिन को ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि आजकल तो सब कीमतों के लिए कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे में ये सब करना कितना सही है। जिस पर मैं कहता हूँ कि प्राइस वॉर के आखिर में यही मायने रखता है कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है। उनके साथ खुद को थकाने से बेहतर है कि मैं कोई और रास्ता अपनाऊं। अगले 3 दिनों तक मैं कीमतें कम नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी सर्विस पर लगा देता हूँ। वेयर हाउस से निकलने वाले हर लॉट को मैं खुद चेक करता हूँ ताकि एक भी मरी हुई मछली ना हो, और डिलीवरी टाइम भी एकदम प्रिसाइज है। कस्टमर को जब सामान चाहिए उसे आधे घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। शुरू में कुछ रिटेलर्स मेरे चाचा की कम कीमतों से अट्रैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही दिक्कतें शुरू हो जाती है। कीमतें कम रखने के लिए मेरे चाचा छोटे डॉग्स से घटिया सामान खरीदने लगते हैं और उनके रेफ्रिजरेटर्स भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मछलियों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई रिटेलर्स को जब सामान मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि देखने में तो उन्होंने 20% बचा लिए, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने पर उनका नुकसान हो रहा है। 5वें दिन कुछ रिटेलर्स मेरे पास वापस आने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा ज्यादा पे करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस सप्लाई और सर्विस देने में लगा रहता हूँ। तभी मिस्टर ली का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनके दोस्त ने इवेल्युएट करके फैसला किया है कि वो अपने सारे सी फूड ऑर्डर्स मुझे ही देंगे। ये शहर के सबसे बड़े चेन होटल्स में से एक है, जिसका वॉल्यूम कम से कम 1 लाख हर हफ्ते का है। उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे मेरा दोस्त भी तुम्हारे चाचा के पास गया था, लेकिन उसका माल ठीक नहीं था और उसमें बहुत मरी हुई मछलियां थी। हालांकि तुम्हारे दाम थोड़े ज्यादा है, पर तुम्हारी मछलियां मरी हुई नहीं होती और तुम समय पर डिलीवरी करते हो, जो होटल्स के लिए सबसे जरूरी है। फिर वो आगे बताता है, मैं मिस्टर ली के दोस्त से मिला और हमने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। अगले हफ्ते से हर हफ्ते 1 लाख का ऑर्डर आएगा जो मेरे कोल्ड स्टोरेज से होकर जाएगा। एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं शाम को मार्केट लौटा तो देखता हूँ कि मेरे चाचा के स्टॉल के सामने रिटर्न्स के कई बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिस पर कुछ रिटेलर्स उनसे बहस कर रहे थे। मेरे चाचा का चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आवाज भी भारी हो गई थी। शाओलिन ने मुझसे कहा, तुम्हारे चाचा को इन 2 दिनों में बहुत सारे रिटर्न्स आए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ कॉम्पेंसेशन में ही 1 लाख से ज्यादा दे दिए हैं। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा होकर सामने का नजारा देख रहा था। मेरे चाचा की प्राइस वॉर 10 दिन भी नहीं चली और वो कोलैप्स होने लगे। उनकी वर्किंग कैपिटल पहले से ही टाइट थी और अब नुकसान में बेचने और रिटर्न्स के लिए कॉम्पेंसेशन देने की वजह से वो इसे संभाल नहीं पाए। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि उन्होंने दाम कम करने के लिए जो सस्ता माल खरीदा उसने उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दी। बहुत से पुराने कस्टमर्स का उन पर से भरोसा उठ गया और वो मेरे पास आने लगे। उसी रात मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली फ्लो 2 लाख से ज्यादा हो गया और शाओलिन ने मुझे एक्साइटमेंट में अकाउंट बुक दिखाई जिसमें लिखा था कि इस महीने का नेट प्रॉफिट 8 लाख से ज्यादा होगा। मैंने बुक में नंबर्स देखे और मुझे बहुत सुकून मिला। प्राइस वॉर कभी भी वो नहीं जीतता जो सबसे कम दाम रखता है, बल्कि वो जीतता है जो आखिर तक टिका रहता है। मेरे चाचा को लगा कि कम दाम से वो मुझे बर्बाद कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली किला तो क्वालिटी और सर्विस होती। रात को बहुत देर तक सामने वाले स्टॉल की लाइट जलती रही। मेरे चाचा वहाँ अकेले बैठे हुए थे और उनके सामने बिल्स और रिटर्न नोट्स का ढेर लगा हुआ था। उनका फोन लगातार बज रहा था। जरूर क्रेडिटर्स होंगे जो अपना पैसा मांग रहे होंगे। मैंने अपने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद किया और आराम करने की तैयारी करने लगा। कल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स का एक और बैच आने वाला है। मिस्टर ली के दोस्त के होटल का पहला ऑर्डर है और मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मार्केट से बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रात के अंधेरे में मेरे चाचा की दुकान एकदम सुनसान लग रही थी और वो साइन जो 10 सालों से वहाँ लटका हुआ था हवा में झूल रहा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा। मार्केट में लोग दबी आवाज में बातें करने लगे थे कि इस बार मेरे चाचा ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। प्राइस वॉर में उन्होंने एक को नहीं बल्कि खुद को ही बर्बाद कर लिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे चाचा की दुकान इस महीने भी नहीं टिक पाएगी। मैं इन बातों में बिल्कुल शामिल नहीं हुआ, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। अगली सुबह ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का वो शिपमेंट समय पर आ गया। मैंने खुद माल चेक किया, उसे छाटा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। एकदम परफेक्ट सर्विस थी। मिस्टर ली के दोस्त को जब माल मिला तो उसने तुरंत अपना ऑर्डर 50% और बढ़ा दिया। वो प्राइस वॉर तो पहले ही हार चुका था। वॉर खत्म होने के 3 दिन बाद मार्केट में एक बड़ी खबर आई। शहर का सबसे बड़ा बायर जिन दिन होटल का मिस्टर जान अपने बेटे की शादी का बैंक्वेट रखने वाला था, उसने 300 टेबल्स बुक की थी
थी और सी फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जो कोई भी ये ऑर्डर हासिल कर लेता उसका मार्केट में टिकना लगभग तय था। मिस्टर जान का होटल 20 सालों से चल रहा है और हमेशा से हाई लेवल बैंक्वेट्स के लिए फर्स्ट चॉइस रहा है। इतने सालों से वो सी फूड मेरे चाचा से ही खरीदते थे। उनके बीच बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। शादी सैटरडे को थी और उन्होंने 3 दिन पहले से ही माल की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे चाचा ने इस बिजनेस के लिए अपनी लगभग सारी कैपिटल लगा दी थी। कई डॉग से माल मंगवाया था ताकि इस मौके का फायदा उठा सके और रिकवर कर सके। फ्राइडे की शाम को अचानक मार्केट में खबर फैल गई कि जिन दिन होटल में कुछ गड़बड़ हो गई। शाओलिन भागता हुआ आया और बोला, तुम्हारे चाचा ने जो सी फूड सप्लाई किया है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आधे किंग क्रैब मर गए हैं और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर भी फ्रेश नहीं है। मिस्टर जान होटल में बहुत गुस्सा हो रहे हैं। वो तुम्हारे चाचा से तुरंत माल रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं, वरना वो डील कैंसिल कर देंगे। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा था और दूर से देख रहा था कि मेरे चाचा की दुकान में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। वो माल ढूंढने के लिए फोन कर रहे थे। लेकिन फ्राइडे की शाम थी। बैंक्वेट कल दोपहर को शुरू होने वाला था। कहीं से भी माल लाना पॉसिबल नहीं था। लोकल डॉग्स की बात करें तो मैंने पहले ही अग्रेसिव शॉपिंग करके सबको ऑफेंड कर दिया था। अब कोई मुझे बेचना नहीं चाहता। शाम के 6 बजे ओनर जान खुद मार्केट आते हैं। वो लगभग 50 साल के हैं और आमतौर पर बहुत ही एमिएबल है, लेकिन इस बार उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे अंकल के स्टॉल के सामने खड़े होकर तेज आवाज में कहते हैं कि उन्होंने इतने सालों के कोऑपरेशन के बाद उन पर ट्रस्ट किया था, लेकिन उन्होंने इस बार कैसी मर्चेंडाइज दी है। 300 वेडिंग बैंक्वेट है और गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सुनकर मेरे अंकल पसीने से लथपथ हो जाते हैं और लगातार अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं कि वो किसी तरह मर्चेंडाइज को रिप्लेस कर देंगे। ओनर जान कहते हैं कि अगर रात 10 बजे से पहले उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो उनके बीच कोई और बिजनेस नहीं होगा। ओनर जान मुड़कर जाने लगते हैं और तभी वो मुझे मेरे रेफ्रिजरेटेड रूम के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। वो हैरान हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ हूँ। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ और ओनर जान सीधे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी मर्चेंडाइज है? मुझे 50 किंग क्रैब, 80 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 100 किलोग्राम कोरल ग्रुपर चाहिए। सब कुछ जिंदा और परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। क्या तुम इसे रात 10 बजे से पहले रेस्टोरेंट में डिलीवर कर सकते हो? मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। मेरे वेयरहाउस में इन्वेंटरी काफी नहीं है, लेकिन साउथ डॉक पर बूढ़े चेन को आज ही एक बैच मिला है। मुझे क्वालिटी अच्छी तरह से पता है। साउथ डॉक से शहर और फिर जिंदन रेस्टोरेंट तक मर्चेंडाइज ले जाना समय के हिसाब से बहुत टाइट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले क्वालिटी इंस्पेक्ट करनी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओनर जान कुछ सेकंड के लिए चुपचाप मुझे देखते हैं और फाइनली हाँ में सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये उनके बेटे की शादी है और वो कोई मिस्टेक नहीं देखना चाहते। मैं तुरंत बूढ़े चेन को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो आज पोर्ट पर आए, बैच को रिजर्व कर ले और फिर शियाओलिन को कॉल करता हूँ। हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक लोड करते हैं और सीधे साउथ डॉक के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही शाम के 7:30 बज चुके थे। बूढ़े चेन ने सब कुछ रेडी कर रखा था। मैं एक एक करके सब कुछ चेक करता हूँ, ये एंश्योर करते हुए कि सब कुछ वाइटलिटी से भरा हुआ है। वेरीफाई करने के बाद हम तुरंत लोड करते हैं और वापस लौट जाते हैं। हम रात 9 बजे मार्केट पहुँचते हैं। शियाओलिन और मैं पूरी रात बिना किसी डिटेल को नेग्लेक्ट किए सब कुछ सॉर्ट करते हैं। रात 9:40 पर मर्चेंडाइज लोड हो जाती है और हम जिंदन रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं रेस्टोरेंट पहुंचता हूं तो ठीक 9:55 बजे थे। ओनर जान पहले से ही किचन में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने खुद सब कुछ चेक किया। किंग क्रैब्स एकदम फ्रेश थे, उनके पिंचर्स मजबूत थे। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स की एंटेना सही सलामत थी, जैसे उनमें एनर्जी भरी हो। कोरल ग्रुपर का कलर एकदम लाल था और उसकी आंखें भी क्लियर थी। इंस्पेक्शन के बाद ओनर जान आखिर में मुस्कुराता है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार ये खेप तो एकदम परफेक्ट है। तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत से निकाल ली। मैं कहता हूँ ये तो मेरा जॉब है। ओनर जान मुझे देखता है और कहता है, भाई तुमने इस बार मेरी बहुत हेल्प की है। मैं आगे चलकर तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं हामी भर देता हूँ। जब मैं मार्केट वापस जाता हूँ तो रात के 11 बज चुके थे। मेरे अंकल की स्टॉल पर अभी भी लाइट्स जल रही थी। शीशे के अंदर से वो अकेले बैठे हुए दिख रहे थे। उनके सामने वो सारे डेड किंग क्रैब्स और लॉबस्टर्स पड़े थे। उनका फोन टेबल पर रखा था। स्क्रीन एकदम डार्क थी। शायद ओनर जान अब उनके कॉल्स नहीं उठा रहा। शाओलिन कहता है, बॉस तुम्हारे अंकल तो गए काम से। जिंदी रेस्टोरेंट शहर का सबसे बड़ा क्लाइंट है। उसे खोने के बाद उनके पास वापस उठने का कोई चांस नहीं बचेगा। मैं कोई जवाब नहीं देता, बस कोल्ड स्टोरेज का डोर बंद कर देता हूँ। कल मुझे फिर रेस्टोरेंट जाकर हेल्प करनी ताकि वेडिंग अच्छे से हो जाए। सैटरडे वेडिंग का दिन मैं बहुत सुबह ही जिंडी रेस्टोरेंट पहुंच जाता हूँ। किचन में हलचल मची हुई थी। मैं खुद सी फूड के हर प्लेट की प्रिपरेशन पर नजर रखता हूँ। किंग क्रैब एकदम परफेक्ट बना था। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का सशीमी बहुत डिलिशियस था और स्टीम्ड ग्रुपर भी एकदम टेंडर था। ओनर जान हॉल में गेस्ट का स्वागत कर रहा था और बार बार किचन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दोपहर 12 बजे वेडिंग शुरू होती है। 300 टेबल्स पर बैठे गेस्ट सी फूड डिशेस की तारीफ करते नहीं थकते। कुछ बिजनेस ओनर्स तो वहीं ओनर जान से पूछने लगते हैं कि ये माल कहाँ से आया है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये मार्केट के एक यंग लैड सप्लाई करता है। आजकल ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। दोपहर के 3 बजे ओनर जान मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है और वेटर को हम दोनों के लिए टी लाने को कहता है। वो बैठता है, सिगरेट जलाता है और कहता है, यार इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती। ओनर जांग ने हाथ हिलाकर कहा कि मेरे अंकल के साथ इतने सालों तक काम करना शुरू में तो ठीक था, पर पिछले 2 सालों में हालत और भी खराब हो गई है। उससे सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी रहती है। वो अरोगेंट है और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहता है। वेडिंग में जो हुआ उससे तो सब क्लियर हो गया। ओनर जांग ने आगे कहा, मैंने एक डिसीजन लिया है, अब से रेस्टोरेंट के लिए सारे सी फूड्स तुमसे ही आएंगे। मेरे 2 लोकेशंस है और हर हफ्ते कम से कम 2 लाख का वॉल्यूम रहता है। क्या तुम सप्लाई गारंटी कर सकते हो? मैंने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। साउथ डॉक पर सोर्स स्टेबल है और क्वालिटी भी एश्योर्ड है। इसके अलावा मेरे पास प्रोफेशनल कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये रहा कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट, ये अगले महीने से लागू हो जाएगा। इस ऑर्डर के क्लोज होते ही मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली कैश फ्लो 3 लाख से ऊपर स्टेबलाइज हो पाएगा। मैं अपने अंकल के हाईएस्ट लेवल को पूरी तरह से सरपास कर दूंगा। मैं किस तरह का मार्केट ओपन कर रहा
रहा हूँ। रास्ते में मुझे उन ओनर्स के कई कॉल्स आए जो वेडिंग बैंक्वेट में आए थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उन्हें भी सप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एक एक करके उनके कॉन्टैक्ट्स नोट किए और उनसे मिलने का टाइम फिक्स किया। अब मार्केट में ये रूमर है कि मुझे जिंदन होटल का ऑर्डर मिल गया है और अब मेरा बिजनेस आसमान छूने वाला है। रात के 8 बजे मैं अपने वेयरहाउस के सामने खड़ा था और दूसरी तरफ अपने अंकल की स्टॉल को देख रहा था। लाइट तो जल रही थी पर अंदर सब खाली था, बस वो अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने बिल्स का ढेर लगा हुआ था और वो कैलकुलेटर यूज करते जा रहे थे। तभी शाओलिन मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस मैंने सुना है कि आज तुम्हारे अंकल मिस्टर जान से रहम मांगने गए पर उन्होंने उसे अंदर तक नहीं आने दी। लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंकल ने बैंक्वेट के लिए जो सारा सामान तैयार किया था वो सब उनके हाथ में ही रह गया। कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक सिगरेट जला ली। इस बार मेरे अंकल सच में खत्म हो गए। उन्होंने सबसे बड़ा क्लाइंट हिंदन्स होटल को खो दिया है। उनका पेमेंट चेन पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से प्राइस वॉर में हुए नुकसान और लोन्स पर लगने वाले इंटरेस्ट अलग। अब वो और नहीं झेल पाएंगे। मार्केट में लोग अब ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्टॉल महीने के आखिर तक नहीं चल पाएगी। वो लोग ये भी कहते हैं कि उनके पुराने फ्रीजर अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हो सकते। अगले दिन मैं उन ओनर्स से मिलने गया जिनसे मैं बैंक्वेट में मिला था। वो शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं और उन्हें सी फूड में एकदम हाई क्वालिटी चाहिए। मैं उन्हें वेयर हाउस में ले गया ताकि वो माल देख सके। मैंने उन्हें साउथ डॉक से आने वाले माल और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे साथ कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हिंदन्स होटल का ऑर्डर भी दे दिया। अब मेरे पास 5 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनके साथ मेरा लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है और हर हफ्ते 4 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम है। ये देखकर शाओलिन बहुत खुश होकर मुझसे कहता है, बॉस अब तो हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने हाथों में कॉन्ट्रैक्ट देखा और मुझे सुकून मिला। सिर्फ 2 महीनों में 1,20,000 से इतना ज्यादा। मैंने न सिर्फ खुद को मजबूत किया है बल्कि मार्केट में सबसे अच्छे क्वालिटी वाले क्लाइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। उसी शाम मैं साउथ डॉक पर लाओचन और बाकी लोगों से बात करने गया। उनसे मैंने सप्लाई बढ़ाने के बारे में बात, जिस पर लाओचन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास 2 और शिप्स तैयार हैं। वो लोग सप्लाई को एकदम स्टेबल रखना चाहते हैं। जब मैं मार्केट वापस आया तो शाम हो चुकी थी। तभी मुझे मेरे चाचा का स्टॉल दिखा। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो उनसे अपने पैसे मांग रहे थे और वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे। मेरे चाचा वहाँ खड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 साल बूढ़े हो गए। शाओलिन ने मुझसे कहा, बॉस मैंने सुना है कि तुम्हारे चाचा आज बैंक में लोन लेने गए थे पर उन्होंने मना कर दिया। अब उन पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज है और वो उसे चुका नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वेयर हाउस चला गया और अपना काम करने लगा। कल एक और ऑर्डर पूरा करना है और हम पीछे नहीं रह सकते। हिंदन्स होटल का ऑर्डर मिलने के बाद मेरे वेयर हाउस का हर दिन का फ्लो 3 लाख से ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ कुछ बड़े रेस्टोरेंट से काम नहीं चलेगा। मार्केट के जो रिटेलर्स हैं वो हमारी जड़ें हैं और जब तक मैं उन सबको साथ नहीं लूंगा तब तक मैं इस मार्केट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसी शाम मैंने मार्केट के करीब 12 रिटेलर्स को इकट्ठा किया। ये वो रिटेलर्स हैं जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध। ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने पिछले 6 महीनों से काम किया है। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर मदद की है और कुछ लोगों को सामान दिलाने में मदद की है। मैंने उन्हें खाना परोसा और सीधे अपने आइडिया के बारे में बता दिया। मैंने उनसे कहा कि कंपटीशन बहुत फियर्स है और अकेले काम करके सर्वाइव करना मुश्किल है। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सप्लाई अलायंस बनाना चाहता हूँ ताकि सोर्सिंग, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफाई किया जा सके। सब मिलकर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सके और प्रॉफिट शेयर कर सके। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, जिस पर किसी ने पूछा कि ये ऑपरेट कैसे करेगा। मैंने कहा कि ये सिंपल है। सबसे पहले सप्लाई को सेंट्रली यहीं से मैनेज किया जाएगा जिससे बेस्ट क्वालिटी और प्राइस गारंटी होगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन को मेरे कोल्ड चेन व्हीकल से यूनिफाई किया जाएगा जिससे लॉस कम होगा। तीसरा, प्रॉफिट को प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाएगा जिसमें 30% मेरा होगा और 70% तुम्हारा। तभी मिस्टर वान नाम के एक रिटेलर ने कहा, तुम्हारी आइडिया तो अच्छी है लेकिन हमें तुम्हारे साथ कोलैबोरेट क्यों करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं सप्लाई में अपनी एडवांटेज का फायदा उठाना चाहता हूँ। भाई हुआन, हम बहुत समय से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर मैं तुम्हें प्रेशर देना चाहता तो मैं अभी भी कर सकता था। मैंने ये अलायंस इसलिए बनाया है ताकि सब लोग पैसे कमा सके, न कि सिर्फ मैं। फिर एक और रिटेलर ने पूछा, तुम्हारे अंकल का क्या होगा? अभी तो उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद को बैरली ही सपोर्ट कर पा रहे हैं। वो तुम्हारा क्या करेंगे? बिजनेस में कैपेसिटी मैटर करती है, कनेक्शंस नहीं। कुछ रिटेलर्स ने कुछ देर तक सोचा और फिर अग्री कर गए। वो बोले, तुम एक फेयर इंसान हो, हमें तुम पर ट्रस्ट है। उसी रात मैंने 13 रिटेलर्स के साथ अलायंस एग्रीमेंट साइन किया। अगले वीक से उनकी सारी सप्लाईज मुझसे ही आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे कोल्ड स्टोरेज ट्रक से ही होगा। मैंने गारंटी दी कि स्टेबल सप्लाई, बेस्ट प्राइस और 0 लॉस होगा। शाओलिन एक्साइटमेंट से बोला, बॉस इससे तो हमने मार्केट को इंटीग्रेट कर लिया है। एक बार बाइंग और सेलिंग अलायंस काम करना शुरू कर दे तो मेरा सप्लाई और कमर्शियल आउटलेट पर पूरा कंट्रोल हो। इससे मेरे अंकल का मार्केट शेयर और भी कम हो जाएगा जिससे उनकी सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाएगी। अलायंस ऑफिशियली ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मैं साउथ डॉक से बहुत सारा माल लेकर आता हूँ। मैंने वो सारा माल अलायंस के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिलीवरी ट्रक्स भी बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। हर एक खेप बिना नुकसान के पहुंची, जिसे देखकर रिटेलर्स ने थम्स अप किया और कहा कि आय के साथ काम करना अलग ही एक्सपीरियंस है। जल्दी ही ये बात पूरे मार्केट में फैल गई कि आय ने एक बाइंग और सेलिंग अलायंस बना लिया। 1 डजन से ज्यादा रिटेलर्स उस अलायंस में शामिल हो गए। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और बिजनेस भी पहले से बेहतर होता जा रहा। ये खबर सुनकर मेरे अंकल का चेहरा और भी उतर गया। मार्केट में उनका शेयर मेरी वजह से पहले ही कम हो गया, जिस पर अब रिटेलर्स के साथ मिलकर मैंने उनकी रही सही कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म कर दी। तभी मेरे बगल में खड़े एक आदमी ने मेरे अंकल से कहा, अब हम आय के साथ काम करते हैं, सप्लाई भी स्टेबल है और प्राइसेस भी फेयर हैं। हम वापस तुम्हारे पास क्यों आए? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं बस अपने काम में लगा रहा। उसी शाम मुझे ओल्ड चन का कॉल आया। उसने बताया कि साउथ डॉक पर 2 और नए शिप्स आ गए हैं और सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा अबंडेंट है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सप्लाई का वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। उनके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और उन्हें स्टेबल आउटलेट्स की जरूरत है। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अलायंस के साथ मेरे सेलिंग चैनल
चैनल्स पूरी तरह से ओपन है। मैं कितना भी माल अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। कॉल रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा हो गया और अपने अंकल के स्टॉल को देखने लगा जो सामने ही था। वो एक क्रेडिटर से आर्ग्यू कर रहे थे। आवाज बहुत ऊंची थी। क्रेडिटर उनका चेहरा पॉइंट करते हुए चिल्ला रहा था कि अगर उधार लिया है तो वापस करना होगा और एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। मेरे अंकल, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लगातार खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ और दिन का टाइम मांग रहे थे। वो स्वेयर कर रहे थे कि वो पे करने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन क्रेडिटर सुनने को तैयार नहीं था और उसने सीधे थ्रेटन किया, अगर तुमने इस वीक तक पे नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में रिपोर्ट कर दूंगा। शाओलिन मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस, मैंने सुना है कि आपके अंकल का डेट 1.5 मिलियन युआन से भी ज्यादा हो गया। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी कर दे तो भी पे करने के लिए पर्याप्त नहीं हो। वो सच में एक डेड एंड पर है। मैं चेंबर के दरवाजे पर खड़ा होकर पूरे मार्केट को देख रहा था जो पूरी तरह से जगमगा रहा था। लोग इधर उधर आ जा रहे थे और मंजर काफी बिजी था। वहीं मेरे सामने मेरे अंकल का स्टॉल अजीब तरह से खाली पड़ा था। शाओलिन ने मुझसे कहा, बॉस, अब तो मार्केट में सब यही कह रहे हैं कि आप ही इस जगह के असली बॉस हो। आपके अंकल का दौर अब खत्म हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल एक और खेप किंग क्रैब्स की आ रही है। अलायंस के मेंबर्स ने पहले ही 5 लाख युआन के ऑर्डर्स बुक कर दिए हैं। ये मार्केट अब मेरा है। बाइंग और सेलिंग अलायंस 2 हफ्तों से चल रही थी और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज में मेरा डेली कैश फ्लो 4 लाख युआन से ऊपर स्टेबल था और मेरा मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया था। उस दोपहर मैं कोल्ड स्टोरेज में इन्वेंटरी कर रहा था, तभी अचानक ओल्ड चेन का फोन आया और उसकी आवाज अर्जेंट लग रही थी। उसने बताया कि मौसम विभाग ने टाइफून का अलर्ट जारी किया है। एक सुपर टाइफून 3 दिनों में जमीन से टकराएगा और समुद्र में मौजूद सभी जहाजों को शेल्टर के लिए पोर्ट पर वापस आना होगा। इसका मतलब था कि कम से कम 1 हफ्ते तक मार्केट में ताजी सी फूड की सप्लाई नहीं होगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने तुरंत पूछा कि क्या वो अभी भी माल अनलोड कर सकते हैं। ओल्ड चेन ने कहा कि आज आखिरी दिन है, कल से सभी जहाजों को पोर्ट पर वापस आना होगा। उसने मुझसे कहा कि उसके पास अभी भी एक खेप बची है और पूछा कि क्या मैं उसे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं सब कुछ ले लूंगा और तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने शाओलिन को कॉल किया और हम सीधे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में साउथ पियर की तरफ चल दिए। ड्राइव करते वक्त मैं सोच रहा था कि टाइफून की वजह से मार्केट में सप्लाई रुक जाएगी और सी फूड की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अगर मैं पहले से ही काफी माल जमा कर लेता हूँ तो मैं न सिर्फ अलायंस के मेंबर्स के लिए सप्लाई सुनिश्चित कर पाऊंगा बल्कि मार्केट को भी स्थिर रख पाऊंगा। मैं शाम को साउथ पियर पर पहुंचा। ओल्ड चेन और उसकी टीम अर्जेंट तरीके से माल अनलोड कर रहे थे। पियर पर बहुत भीड़ थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ मौके पर ही खरीद लूंगा और तुरंत 3 लाख युआन का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। ओल्ड चेन ने कहा, अरे ये टाइफून बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से तैयारी कर लो। मेरा मानना है कि कम से कम 1 हफ्ते तक इंटरप्शन रहेगी और मार्केट में स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैंने सिर हिलाकर कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, मैं रात में ही सारा माल वापस मार्केट ले जाता हूँ। जब हम सब कुछ खत्म करते हैं तब रात के 11 बज चुके थे। शाओलिन और मैं सॉर्टिंग, पैकिंग और स्टोरेज करने लगते हैं। मैं कोल्ड स्टोरेज के बैकअप जनरेटर को अच्छी तरह से चेक करता हूँ ताकि तूफान के दौरान पावर कट ना हो जाए। अगली सुबह पूरे मार्केट में तूफान की अफवाहें फैलने लगती है। बहुत सारे स्टॉल ओनर्स अर्जेंट स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर शिप्स पहले ही पोर्ट पर वापस आ चुके थे, जिस वजह से कुछ भी खरीद पाना इम्पॉसिबल था। शाओलिन मुझसे कहता है, बॉस, मार्केट में हर कोई सामान पाने के लिए डेस्परेट है और प्राइसेस पहले ही 30% तक बढ़ चुके हैं। मैं उसे जवाब देता हूँ, चिंता मत करो, पहले अलायंस मेंबर्स के लिए सप्लाई सिक्योर करते हैं और फिर देखते हैं कि सरप्लस का क्या करना है। मैं अलायंस के मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि तूफान आने वाला है और मार्केट में कम से कम 1 हफ्ते तक सप्लाईज खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने पहले से ही पर्याप्त स्टोरेज कर लिया है जिससे उनकी सप्लाईज अफेक्टेड नहीं होंगी और प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। कई छोटे ट्रेडर्स राहत की सांस लेते हैं। वो कहते हैं, वहाँ तुम्हारी दूरदर्शिता तो कमाल की है, वरना हम सबको तो बंद ही करना पड़ता। मीटिंग के बाद दूसरे स्टॉल ओनर्स भी मुझे ढूंढने लगते हैं और ऊंचे प्राइसेस पर सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उन सभी को ये कहकर रिजेक्ट कर देता हूँ कि प्रायोरिटी अलायंस मेंबर्स की है। दोपहर में मुझे पता चलता है कि मेरे अंकल भी सामान जमा कर रहे हैं। शाओलिन मुझे बताता है कि मेरे अंकल ने हाई इंटरेस्ट लोन लिया है और छोटे पोर्ट्स पर हाई प्राइसेस पर बड़ी मात्रा में सामान खरीदा है, इस उम्मीद में कि वो तूफान के दौरान एक बड़ी फॉर्च्यून कमाएंगे और रिकवर कर लेंगे। ये सुनकर मेरा दिल डूब जाता है। मेरे अंकल सब कुछ एक ही चाल में दाव पर लगा रहे थे, लेकिन उनकी पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स इतनी बड़ी मात्रा में लोड सहन नहीं कर पाएंगी। अगर कुछ गलत हो गया तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। शाम को मैं स्पेशली मेरे अंकल के स्टॉल पर जाता हूँ। वो अपने वर्कर्स को सामान कोल्ड स्टोरेज में ले जाने के लिए डायरेक्शन दे रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उनकी रेफ्रिजरेशन मशीन्स पूरी कैपेसिटी से चल रही थी और एक बहरा कर देने वाला शोर निकल रहा था। मैं उन पुरानी मशीनों के सामने खड़ा था, एक अजीब सी आशंका के साथ। तभी शाओलिन मेरे पास आता है और धीरे से कहता है, बॉस, आपके अंकल ने जो माल जमा किया है वो कम से कम 5 लाख का तो होगा ही। क्या आपकी ये पुरानी मशीन्स इसे संभाल पाएंगी? मैं बिना कुछ कहे अपना सिर हिला देता हूँ। उस रात मैं फिर से अपने कोल्ड स्टोरेज के सारे इक्विपमेंट चेक करता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स नॉर्मली काम कर रहे थे और टेम्परेचर 5 डिग्री पल्सेस नीचे स्टेबल था। जनरेटर के सारे टेस्ट भी एक्टिवेट करने के लिए रेडी थे। मैंने कुछ छोटे जनरेटर्स भी तैयार रखे थे। इसके बाद रात के 12 बजे वेयरहाउस के दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं आसमान की ओर देखता हूँ। काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और हवा तेज हो जाती है। वेदर फोरकास्ट में बताया गया था कि टाइफून अगले दिन सुबह तक लान से टकराएगा, जिसकी विंड स्पीड 14 ग्रेड तक होगी। मेरे अंकल का स्टॉल मेरे स्टॉल के सामने था, जहाँ अभी भी रोशनी थी। ग्लास से मैं उन्हें अकेला अपने माल के सामने बैठा हुआ देख सकता था। उनके चेहरे पर एक उम्मीद भरी स्माइल थी। उन्हें लग रहा था कि ये टाइफून उनके दोबारा उठने का मौका है, पर उन्हें क्या पता था कि यही उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। अगले दिन टाइफून और करीब आ गया। आसमान एकदम ग्रे था। हवा की स्पीड 8 ग्रेड तक पहुंच चुकी थी और मार्केट के कई स्टॉल्स जल्दी बंद होने लगे थे। तूफान से निपटने की तैयारी करते हुए मैंने शाओलिन को सारे इक्विपमेंट दोबारा चेक करने को कहा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अलायंस के मेंबर्स भी टाइफून के बाद काम करने के लिए तैयार थे। फिर शाम को 4 बजे मुझे ओल्ड चेन का फोन आता
आता है वो कहता है कि टाइफून उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उनके सारे शिप्स वापस पोर्ट पर आ गए थे और डॉक खाली कर दिया गया था। मैं जवाब देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा हो जाता हूँ। आसमान को अंधेरा होते हुए देखता हूँ, हवा और तेज हो जाती है और बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगती है। मेरे अंकल के स्टॉल में वो अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि उनके रेफ्रिजरेटर नंबर 3 की स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और टेम्परेचर अनस्टेबल हो रहा है। मुझे एक झटका लगता है। मैं उस मशीन को बहुत अच्छे से जानता था, ये खराब होने का साइन था। टाइफून फाइनली लैंड से टकरा गया और बारिश के साथ तेज हवा शहर में तबाही मचाने लगती है। शहर में लगे सारे एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स फट चुके थे, पेड़ बीच से टूट गए थे और मार्केट में अंधेरा छा गया था। सिर्फ कुछ दुकानों की इमरजेंसी लाइट्स ही जल रही थी। हम सब बस इधर उधर देख रहे थे। मैं और शाओलिन कोल्ड स्टोरेज की निगरानी कर रहे थे। हम इक्विपमेंट के फंक्शन पर ध्यान रख रहे थे। सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था, टेम्परेचर स्टेबल था और बैकअप पावर सप्लाई भी किसी भी वक्त के लिए तैयार थी। शाओलिन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी वो अचानक बोला, बॉस, लगता है तुम्हारे अंकल की दुकान पर कुछ हुआ है। मैं भी उसके पास गया और बारिश में देखने लगा। मेरे अंकल की दुकान में अंधेरा था।